गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो अपन ने टॉपिक शुरू किया था प्लेटो के दार्शनिक राज्य की अवधारणा को, उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि कल अपन ने डिस्कस किया कि प्लेटो के आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक राज्य के पास है और शिक्षा के माध्यम से उसने दार्शनिक राजा तैयार किया। इसलिए प्लेटो का दार्शनिक राजा सर्वगुण संपन्न है। आदर्श राज्य में जनसाधारण का कोई स्थान नहीं है, केवल वह चुपचाप शासक वर्ग की आज्ञाओं का पालन करता रहे। और प्लेटो के अनुसार सच्ची दार्शनिक प्रकृति वाले मनुष्य में पूर्ण आत्मसंयम होगा और उसका हृदय घृणा, द्वेष, अवगुणों से सर्वथा रहित होगा और वह न्यायप्रिय होगा। प्रोफेसर बार्कर ने प्लेटो के दार्शनिक राजा पर 4 प्रकार की मर्यादाएं बताई हैं। नंबर 1, उसे अपने राज्य में संपन्नता या निर्धनता नहीं बढ़ने देनी चाहिए, क्योंकि समाज में कलह, संघर्ष और अपराध बढ़ेंगे। धन, आलस्य और भोगवृत्ति पैदा करके राज्य की एकता समाप्त कर सकता है। यानी प्लेटो का दार्शनिक राजा पर क्या मर्यादा है कि ना तो अधिक गरीबी हो और न अधिक संपन्नता। दूसरा, राजा राज्य का आकार इतना न बढ़ने दे कि व्यवस्था रखना कठिन हो जाए, यानी लिमिटेड उसका आकार होना चाहिए, क्योंकि यदि आकार बड़ा होगा तो व्यवस्था सही रखना कठिन होगा। आकार इतना छोटा भी ना हो कि नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति में वह कठिनाई अनुभव करे। तीसरी जो मर्यादा बताई है वह ऐसी न्याय व्यवस्था का आयोजन करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय नियमित रूप से भली प्रकार करता रहे। इसी क्रम में वह शिक्षा पद्धति में परिवर्तन न करे, क्योंकि जब संगीत की तानें बदलती हैं तो उनके साथ राज्य के मौलिक नियम भी बदल जाते हैं। तो उसको शिक्षा पद्धति में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ये 4 मर्यादाएं प्रोफेसर बार्कर ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को बताई। प्लेटो के दार्शनिक राजा का जो दूसरा पक्ष हमें देखना है वो उसकी आलोचना का। आलोचकों के अनुसार प्लेटो के दार्शनिक शासक को अमर्यादित अधिकार देकर उसे निरंकुश शासन का समर्थन किया है। उसने नागरिकों से विचार और भाषण की स्वतंत्रता छीनकर उसकी स्वतंत्रता की उपेक्षा की है, क्योंकि नागरिक कैसे हैं? केवल दार्शनिक राजा के आदेशों की पालना करने मात्र है। दूसरी आलोचना का जो बिंदु है वह अत्यधिक चिंतन और दर्शन के अध्ययन से शासक प्राय झिक्की और सनकी हो जाते हैं। वे व्यवहार शून्य होकर शासन के अयोग्य बन जाते हैं। अतः यह भय निराधार नहीं है कि प्लेटो का दार्शनिक शासक सनकी बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा सोचने से, ज्यादा विचार करने से हर व्यक्ति व्यवहार से अलग हो जाता है, व्यवहार से शून्य हो जाता है। और चूंकि दार्शनिक शासक को तो शासन व्यवस्था का संचालन करना है, और यदि वह झिक्की और सनकी हो जाएगा तो वह शासन व्यवस्था का संचालन उचित प्रकार नहीं कर पाएगा। दार्शनिक राजा स्वयं को सर्वगुण संपन्न मानकर जनता से बिल्कुल परामर्श, बिल्कुल विचार विमर्श नहीं करता है। इसे जनता की मनोवृत्ति और आकांक्षाओं को समझने की प्रवृत्ति नहीं होती। अपने विचारों और अपने सुधारों के उत्साह में क्रांतिकारी परिवर्तनों को प्रस्तावित करके यह समाज में अशांति उत्पन्न कर देगा। कि जो भी डिसीजन ले रहा है वो जनता को बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेता। जो उसकी इच्छा होती है, जो अंदर उसकी अंतरात्मा कहती है, वो काम करता है। दार्शनिक राजा दूरदर्शी होता है या अतीत की ओर देखता है, वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं है। प्लेटो स्वयं प्रयत्न करके भी सिराक्यूस के डायनोसियस के दार्शनिक राजा नहीं बन सका। अतः व्यवहार में दार्शनिक राजा के सिद्धांत को साकार करना कठिन है। ये प्लेटो के दार्शनिक राजा की आलोचना हुई। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, इस अवधारणा में कुछ मौलिक सत्य भी हमें दिखाई देता है।
फंडामेंटल ट्रुथ दिखाई देता है उसके फिलोसोफर किंग में। जैसा कि फॉस्टर का कथन है, प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचार में दार्शनिक राज्य की अवधारणा मौलिक है। उसका खुद का ओरिजिनल कंसेप्ट है। उसके सिद्धांत में निसंदेह एक आधारभूत सत्य है जिसे हर देश हर काल में ग्रहण किया जा सकता है। प्लेटो के इस कथन से इनकार नहीं किया जा सकता कि शासन एक कठिन कला है, यानी शासन चलाना एक कला है, और कला भी कैसी, बहुत अधिक कठिन, जिसमें बहुत अधिक हडल्स और बहुत अधिक समस्याएं आती है, और उसके लिए विशेष शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। यदि शासन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में चला जाए जिन्हें प्रशासनिक समस्याओं का कोई भी ज्ञान ना हो, किसी प्रकार भी उनमें समस्याओं को सुलझाने की योग्यता ना हो, तो शासन तंत्र बिगड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाज में अशांति और अव्यवस्था फैल जाएगी और अंततः प्रजातंत्र विफल हो जाएगा। अतः इस सत्य का प्रतिपादन करना प्लेटो की महान दूरदर्शिता थी कि सत्ता सदैव बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए। सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा हो, जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो, जो सबसे अधिक विवेकशील हो। अगर प्लेटो की इस अवधारणा के अनुरूप वर्तमान शासक भी आचरण करे तो प्राय सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दार्शनिक शासक का शासन वर्ग संघर्ष समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। उसका उदय तभी होता है जब शासक वर्ग स्वार्थ पूर्ति के लिए राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं, उसका मिसयूज करने लगते हैं। वर्ग संघर्ष वहां नहीं पाया जा सकता जहां शासक गण स्वयं को तन मन और धन से समाज की सेवा में अर्पित करते हैं। दार्शनिक शासक निजी सुखों से उठकर स्वयं को सामान्य हित की साधना में लीन करने वाला हो, यानी उसका केवल एकमात्र उद्देश्य हो जनता के हित से संबंधित काम करना, और उन्हें उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। सार्वजनिक हित की आड़ में स्वार्थों की पूर्ति करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार प्लेटो शासकों को त्याग और समर्पण का संदेश देता है। निश्चय ही यह संदेश राज्य और समाज के लिए महान कल्याणकारक हो सकता है, क्योंकि केवल उसका उद्देश्य क्या है? जनता का हित, राज्य का हित पूरा करना है। प्लेटो समाज के प्रत्येक वर्ग से बलिदान चाहता है, त्याग चाहता है, जो उत्पादक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है। आर्थिक वर्ग को राजनीतिक शक्ति का त्याग करना पड़ता है, जबकि दो वर्गों को आर्थिक शक्ति से वंचित किया जाता है। यदि जनता का प्रत्येक वर्ग त्याग की भावना से प्रेरित हो तो विश्व के संकट शीघ्र ही मिट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, उन संकटों का समाधान हो सकता है। आदर्श राज्य की कल्पना में अनेक तत्वों का महान और स्थायी मूल्य है। सपने और आदर्श ना हो तो मनुष्य घोर स्वार्थ और पशुता में डूबा रहेगा। ये उसे ऊंचा उठाने और अपनी ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रोफेसर बारकर के मतानुसार यह कहना आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है, बादलों में नगर है। यह सूर्यास्त के दृश्य के समान है जो साय 1 घंटे के लिए रहता है और तत्पश्चात अंत में अंधकार में विलीन होकर रह जाता है। लेकिन यदि हम प्लेटो की रिपब्लिक का अध्ययन करें और उस रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की अवधारणा का उसे विवेचन किया है, तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि रिपब्लिक कहीं नहीं, नगर नहीं है। यह यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है। यह वास्तविक जीवन को मोड़ने या कम से कम प्रभावित करने के लिए दिखाई देती है। धन्यवाद।